गुड मॉर्निंग लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिजायर्स। मैंने देखा कि आप लोगों को सैड और ट्रुथ की स्टोरी काफी पसंद आई है। ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। एंड कल मैंने आपके लिए एक न्यू अपडेट पोस्ट किया था कि अब डेली मॉर्निंग में 11:30 और इवनिंग में 5:45 आपको एपिसोड्स मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है अनस्पोकन डिजायर्स में। तो मैं फिर से हाजिर हूँ कहानी शैडो ट्रूथ के एपिसोड नंबर 10 के साथ। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ पिछली बार छूटी थी। घर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। कुछ सोचते हुए दादी जी धीरे धीरे अपने कमर से हाथ टिकाकर उस पुराने लकड़ी के शेष से उठीं। उनकी आंखों में हल्का सा चिंता का बादल था। वो मुड़ी और बिना कुछ कहे चलने लगी। तभी रुद्रवीर, जो पास ही खड़ा था, तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और बोला, दादी, आप कहाँ जा रही हैं? दादी ने एक पल के लिए ठिठक कर पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही हल्की सी बेचैनी थी। मैं देख रही हूँ कि आन्या बच्चा ठीक तो है ना? कब से वॉशरूम गई है, अभी तक लौटी ही नहीं। रुद्रवीर ने झुंझलाते हुए गहरी सांस ली और कहा, दादी, आपको नहीं लगता कि आप इस लड़की की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हैं? वो यहाँ कोई अपनी नहीं है, एक गेस्ट है और गेस्ट की तरह ही रहना चाहिए उसे। फ्री का खाना मिल रहा है तो कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। शायद इसी वजह से तबीयत खराब हो गई मैडम की। इतनी इनोसेंट भी नहीं है जितनी दिखने की कोशिश करती है। दादी ने रुद्रवीर की तरफ देखा। उनकी नजरों में अब ममता के साथ साथ नाराजगी भी साफ झलक रही थी। कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गईं। वो धीरे धीरे वॉशरूम की ओर चलने लगी और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में पुकारा, आन्या बेटा, तुम ठीक हो ना? दादी के मुंह से आन्या शब्द सुनकर रुद्रवीर का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। लेकिन जाने क्यों उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। धीरे से कमरे के कोने में खड़ा होकर उसने निगाहें उठाईं और फिर उसकी नजर आन्या पर पड़ी। वो वहां बैठी थी, कमजोर, थकी हुई और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। चेहरे पर दर्द के साथ कुछ ऐसा था जो नजरें हटने ही नहीं देता। रुद्रवीर एक पल को बस उसे देखता रह गया। उसके मन में हलचल सी उठी। कितनी खामोश लग रही है और फिर भी इतनी हसीन। लेकिन अगले ही पल जैसे उसने खुद को झटका, उसकी आंखों में कठोरता लौट आई। ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसी होती है ये मासूमियत का मुखौटा पहनने वाली। उसने मन ही मन सोचा, अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर हम जैसे लोगों को तोड़ देती हैं और फिर हमें ही गलत साबित कर देती हैं। उसने नजरें हटाईं और चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट की तरफ देखने लगा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसने धीरे से टिश्यू पेपर उठाया, हाथ और मुंह साफ किए और बिना किसी और की तरफ देखे उठ खड़ा हुआ। दादी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन रुद्रवीर ने उनका कंधा हल्के से छूते हुए धीरे और ठंडी आवाज में कहा, दादी, आप अपना ख्याल रखना और हाँ, अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, बस उसके लिए नहीं। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। पीछे बस उसकी साइलेंट टेंशन और दादी की उलझी हुई निगाहें रह गईं। मुझसे हर वक्त इस तरह घूरता क्यों है? आन्या ने धीरे से आंखें झुकाईं, फिर पल भर को रुद्रवीर की तीखी नजरों की यादें मन में दौड़ गईं। जैसे मैंने उसके पिछले जन्म की कोई ट्रॉफी चुरा ली हो।
और वो इस जन्म में बदला लेने आया हो। उसके लबों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। चेहरे पर बनावटी मासूमियत नहीं, बल्कि वो थकावट थी जो हर रोज एक जैसे तानों और निगाहों से मिलती है। वहीं रुद्रवीर, जो अब दरवाजे तक पहुंच चुका था, एक पल को ठिठका। फिर उसने धीरे से पीछे मुड़कर उसे उसी कड़ी बर्फ जैसी ठंडी नजर से देखा। उस नजर में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन साफ साफ चेतावनी थी। मेरी दादी को तकलीफ देने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। फिर वो बिना रुके तेज कदमों से आगे बढ़ गया। हॉल में रखे टेबल से अपना लैपटॉप बैग उठाया और दरवाजा खोला। बाहर पहले से ड्राइवर कार लिए तैयार खड़ा था। रुद्रवीर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा कार की बैक सीट पर बैठ गया। चलो, बस इतना बोला और ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। तेज रफ्तार में कार शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। चारों ओर गाड़ियों का शोर था, लेकिन कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी। पीछे की सीट पर बैठा रुद्रवीर लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप करने लगा। उसकी उंगलियां तो तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आ रहा था, आन्या का चेहरा, कमजोर मगर तेज, थका हुआ फिर भी खूबसूरत, जैसे हर बार उसकी सच्चाई को छुपा लेने का हुनर जानती हो। रुद्रवीर ने गहरी सांस ली और एक पल को टाइपिंग रोक दी। खिड़की से बाहर देखते हुए बस एक ही ख्याल उसके जहन में गूंज रहा था, ये लड़की आखिर छुपा क्या रही है। आन्या का चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी उदास आंखें बार बार रुद्रवीर की आंखों के सामने आ रही थी। वो कार की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन नजारे धुंधले लग रहे थे, जैसे हर चीज पर वही चेहरा छाया हुआ हो। क्यों सोच रहा हूं मैं इस लड़की के बारे में? उसने मन ही मन खुद से सवाल किया। वो बस एक गेस्ट है, एक स्ट्रेंजर, और रुद्रवीर चौहान की जिंदगी में इस लड़की की कोई जगह नहीं बनती। उसने झुंझलाते हुए सिर को हल्का सा झटका, जैसे उन ख्यालों को दिमाग से बाहर निकालना चाहता हो। फिर लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा और जबरदस्ती खुद को उसमें डुबोने लगा। आज उसकी एक बेहद अहम मीटिंग थी, उसका फोकस वही होना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसका ध्यान तो जैसे आन्या ने चुरा लिया था। चुपचाप बिना कहे उधर घर में ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद आन्या धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में आते ही उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और थककर बिस्तर पर गिर पड़ी। कुछ पल तक छत को देखती रही, लेकिन फिर मन में एक छवि उभरने लगी। रुद्रवीर का चेहरा, उसकी वही सख्त आंखें जो घूरती तो थी, पर जाने क्यों उन आंखों में कोई दर्द भी था, जैसे वो हर किसी को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा हो। आन्या ने करवट ली, तकिए को सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इग्नोर करो, कुछ सोचना मत। वो बस एक रूखा इंसान है, उसका और मेरा कोई वास्ता नहीं। लेकिन रुद्रवीर की वो वार्निंग भरी नजर अब भी उसके जहन में अटकी हुई थी। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगी। तनाव भरे लम्हों के बाद आई ये थकान, और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में डूब गई। कमरे में सिर्फ धीमी हवा की सरसराहट और आन्या के शांत होते दिल की धड़कनें रह गईं। पिछले कुछ दिनों से दादी के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। आन्या की तबीयत अक्सर ही बिगड़ जाती थी, कभी भूख नहीं लगती तो कभी मनपसंद खाना खाने के बाद भी उल्टियां होने लगती। चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था और हर वक्त उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे।
वो ज्यादातर वक्त कमरे में चुपचाप पड़ी रहती, थकी हुई, खोई हुई सी, जैसे किसी अनदेखे दर्द से लड़ रही हो। दादी हर रोज चुपचाप उसे देखती और मन में हलचल बढ़ती जाती। ये बच्ची कुछ छुपा रही है मुझसे, या फिर इसे कोई ऐसी तकलीफ है जिसे ये खुद भी नहीं समझ पा रही। एक दोपहर जब दादी कमरे में आई तो देखा कि आन्या एक बार फिर बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटी थी। चेहरा थका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें बंद, लेकिन उसकी सांसों की चाल बता रही थी कि वो सो नहीं रही। दादी की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से पास आईं, आन्या के माथे पर प्यार से हाथ रखा और बहुत नर्म आवाज में बोली, आन्या बेटा, ऐसा करो, आज तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। आन्या ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरें थकी हुई थी, लेकिन उसमें दादी के लिए प्यार भी था। दादी, हॉस्पिटल? वो बमुश्किल बोली। हाँ बेटा, अब बहुत हो गया। तुम्हें रोज रोज यूं परेशान देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। चलो ना, सिर्फ एक बार दिखा लेते हैं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। आन्या का मन नहीं था जाने का, पर वो जानती थी इस घर में अगर किसी ने उसे बेवजह भी दिल से चाहा है तो वो सिर्फ दादी थी। दादी की आंखों में चिंता देखकर वो मुस्कुरा भी नहीं पाई, बस धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है दादी, मैं तैयार हो जाती हूँ। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे कह रही हूँ बस तुम ठीक हो जाओ बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोल दादी वहां से चली गईं। वहीं आन्या पलकों पर बिठाकर रखते थे, हर छोटी ख्वाहिश पूरी करते थे और हर रात कहानी सुनाकर सुलाते थे। आन्या बैठी बैठी न जाने कितनी देर तक उन्हीं बीते लम्हों में खोई हुई थी। काश उस दिन वो हादसा न हुआ होता, काश वो सब कभी हुआ ही नहीं होता। उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, आंखें पसीज चुकी थी, और तभी एक गरम आंसू चुपचाप उसकी गालों पर लुढ़क पड़ा। वो हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से अपनी आंखें पोंछ लीं, जैसे उस दर्द को खुद से ही छुपाना चाह रही हो। फिर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी, जल्दी जल्दी कपड़े निकालकर तैयार होने लगी, क्योंकि दादी जी ने कहा था हॉस्पिटल जाना है। नीचे दादी जी ने पहले से ही हर छोटी बड़ी चीज की अरेंजमेंट कर दी थी, कपड़े, गाड़ी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। आन्या को किसी चीज की तकलीफ न हो, ये ख्याल दादी ने हमेशा रखा। कुछ देर बाद जब आन्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसकी चाल में अब भी थोड़ी थकान थी, लेकिन चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कान भी थी। दादी वहीं खड़ी थी, जैसे उसी पल का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने जैसे ही आन्या को देखा तो कुछ पल के लिए बस उसके चेहरे को निहारती रहीं, फिर धीरे से उसके पास आईं। आन्या के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में लिया और हल्के से पूछा, सब ठीक है न बेटा? आन्या ने उनकी तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। उसने बस धीरे से सिर झुकाकर कहा, दादी जी। ना। दादी मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में वो हल्की सी नमी छिप नहीं पाई। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। चलो अब हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। दादी का हाथ थामते हुए आन्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के तूफान को फिर से बंद कर लिया हो। इतना कहकर दादी जी ने आन्या का हाथ थाम लिया और दोनों बंगले के बाहर निकल आईं। धूप हल्की थी, हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कुछ कहने से पहले खुद रुक गई हो। ड्राइवर पहले से ही तैयार खड़ा था। दादी को देखकर वो तुरंत आगे बढ़ा और कार का पिछला दरवाजा खोला।
आन्या बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई। चेहरे पर वो ही थकी मुस्कान और आंखों में अनकहा डर। दादी ने एक बार उसकी तरफ नजर डाली, जैसे कुछ महसूस कर रही हूं, फिर खुद भी चुपचाप बैठ गई। कार धीरे धीरे बंगले के गेट से बाहर निकल गई। बाहर जाते वक्त बस टायरों की हल्की सी आवाज गूंजी और कुछ पत्ते उड़कर किनारे लग गए। लेकिन उसी पल बंगले के सामने एक और कार आकर रुक गई, तेज ब्रेक की आवाज के साथ। रुद्रवीर कार से उतरा, चेहरे पर वही सख्त भाव, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तेज कदमों से, लंबी सांसों के साथ वो बंगले के अंदर आया। दादी, उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी, जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। दादी कहाँ है? इधर उधर नजरें दौड़ाई, ड्राइंग रूम, किचन की तरफ, गार्डन के कोने में भी झांका, पर दादी कहीं नहीं थी। फिर उसकी नजर सीढ़ियों की ओर गई, लेकिन वहां भी कोई हलचल नहीं थी। अब उसकी आंखों में थोड़ा संदेह था, थोड़ी बेचैनी। आन्या भी नहीं दिख रही। उसने मन ही मन बुदबुदाया। कमरे की उस चुप्पी में अब सिर्फ रुद्रवीर की तेज सांसों की आवाज थी और वो गहराता हुआ ख्याल कि शायद कुछ तो है जो उसे नहीं बताया गया। ये सब देखकर रुद्रवीर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर इतना खामोश पहले कभी नहीं लगा था, जैसे दीवारें भी कुछ कहने से डर रही हों। उसी वक्त हल्की आहट के साथ एक मेड सामने आई। सफेद यूनिफॉर्म, सिर हल्का झुका हुआ और आवाज में आदर के साथ हल्की घबराहट भी। सर, वो धीमे से बोली। बड़ी मैडम, यानी दादी जी, वो जो लड़की आई है ना, आन्या बिटिया, उन्हीं के साथ हॉस्पिटल गई है। क्या? रुद्रवीर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। हॉस्पिटल? क्यों? दादी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसकी आवाज में अब घबराहट साफ झलक रही थी। वो हमेशा अपनी बातों में कठोर होता था, लेकिन जब बात दादी की हो तो उसका लहजा भी कांपने लगता था। मेड ने तुरंत सिर और झुका लिया, आंखों में सच्ची विनम्रता और शांत भाव। नहीं सर, दादी जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर थोड़ी रुककर बोली, असल में आन्या बिटिया कुछ दिनों से थोड़ा बीमार है। उन्हें खाने में परेशानी हो रही थी, बहुत थकान भी रहती थी, तो दादी जी उन्हें चेकअप के लिए लेकर गई हैं। एक पल के लिए रुद्रवीर बस खड़ा रह गया, आंखों में उलझन, माथे पर शिकन। आन्या, उसके मन में जैसे कुछ खटका। वो जानता था कि वो लड़की कुछ छुपा रही है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसकी तबीयत वाकई इतनी बिगड़ चुकी है। और दादी, वो किसी के लिए इतनी परेशान होती है तो उसका मतलब होता है बात सच में गंभीर है। उसने एक गहरी सांस ली। चेहरा अब भी गंभीर था, लेकिन आंखों में अब सिर्फ शक नहीं, थोड़ी सी चिंता भी थी। जैसे ही आन्या का नाम उसके कानों में पड़ा, रुद्रवीर के दिल की धड़कनें अनजाने ही तेज हो गई। चेहरे की सख्ती में हल्का सा बदलाव आया। अब वहां चिंता की एक झलक थी। उसकी आंखें पल भर के लिए जमीन पर टिकी और फिर अनजाने ही उसकी मुट्ठियां भींच गईं। आन्या बीमार है, वो मेड धीरे से अपनी बात कहकर जा चुकी थी, लेकिन रुद्रवीर वहीं खड़ा रह गया, जैसे उस एक नाम ने उसके भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी हो। मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? उसने मन ही मन खुद से पूछा, लेकिन जवाब देने से पहले ही उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो बिना एक पल गवाए लंबे लंबे कदमों से बंगले के बाहर निकला। हवा में थोड़ी उमस थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना चिंता का था।
कार बाहर ही खड़ी थी। वो सीधा दरवाजा खोला और पिछली सीट पर बैठ गया। हॉस्पिटल चलो, जल्दी। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें छिपा तनाव अब छुप नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे कार स्टार्ट की और तेजी से बंगले से बाहर निकल गया। कार की रफ्तार जैसे रुद्रवीर के भीतर दौड़ती बेचैनी की परछाई बन चुकी थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और थी। हर मोड़, हर सिग्नल उसे ज्यादा लंबा लग रहा था। मन ही मन बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो ठीक है? कहीं कुछ सीरियस तो नहीं? और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जब वो खुद को उस लड़की से दूर रखना चाहता था, तो आज उसके लिए इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? दूसरी ओर एक अंधेरे से कमरे में हल्की हल्की रोशनी पर्दों के किनारों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे की खामोशी के बीच मायरा पलंग के किनारे बैठी थी। उसके हाथों में एक प्रेगनेंसी किट थी, जिसे वो बड़े ध्यान और उम्मीद से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था, जैसे उसे अपनी जीत यकीन से पहले ही महसूस हो चुकी हो। बस अब रिजल्ट पॉजिटिव हो और सब कुछ वैसा ही चले जैसा मैंने प्लान किया है। उसने धीमे से खुद से बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही किट पर दिखाई देने लगी लकीरें, उसका चेहरा पल भर में बदल गया। गुस्से, झुंझलाहट और झटका, सब कुछ उसकी आंखों में उभर आया। नेगेटिव, उसने दांत भींचते हुए कहा, और अगले ही पल किट को पूरी ताकत से डस्टबिन में फेंक दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने हर चीज प्लान की थी, हर एक स्टेप, हर एक मोमेंट। वो गुस्से से अपने बाल नोचने लगी, सांसें तेज हो गईं, और फिर कमरे में रखा सारा सामान उठा उठा कर फेंकने लगी। मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? उसकी आवाज में पागलपन झलक रहा था। हर चीज पर जैसे उसके टूटे हुए प्लान का गुस्सा निकल रहा था। कमरे में अब बस चीजों के गिरने की आवाज थी और मायरा की बड़बड़ाहट। उस रुद्रवीर चौहान को तो हर हाल में पाना है, कोई भी रास्ता हो, कोई भी कीमत हो। उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा। उसने गुस्से में ही फोन उठाया। चेहरे पर अब भी खींच थी, लेकिन कॉल के दूसरी तरफ से जो सुना, उसने जैसे सब कुछ बदल दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे की तीखी रेखाएं ढीली पड़ी और होंठों पर धीमे धीमे एक शातिर मुस्कान उभरने लगी। थैंक यू यार, तुझे नहीं पता, मैं अपनी छोटी बहन को कब से ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया। उसकी आवाज अब मखमली हो गई थी, पर उस मखमल में जहर लिपटा था। वैसे कौन से हॉस्पिटल में है वो? कुछ और देर बात करके उसने कॉल कट किया। अब वो आईने के सामने गई, अपनी लिपस्टिक ठीक की, बाल संवारे और धीमे से बोली, नॉट बैड माई लिटिल सिस्टर। मैं तुझसे बहुत कुछ नहीं चाहती, बस तुझे मोहरा बनाकर उस रुद्रवीर चौहान को अपना बना लूं। उसकी आंखों में अब जुनून था, एक खतरनाक, पागल कर देने वाला जुनून। अगर मैं नहीं तो तुम ही सही, किसी की भी खाल ओढ़ लूंगी। मकसद बस एक है, रुद्रवीर को पाना। इतना कहते हुए वो अपनी कमर मटकाती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी, कार की चाबी घुमाई और कुछ ही देर में तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके पीछे सिर्फ वो टूटा हुआ कमरा रह गया और एक चाल जो अब किसी और की जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ ही देर में दादी जी और आन्या हॉस्पिटल के बाहर बने वेटिंग जोन से होते हुए धीरे धीरे डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़े। आन्या अब भी थोड़ी सुस्त सी थी, लेकिन दादी का हाथ थामे
वो किसी मासूम बच्चे की तरह उनके साथ चल रही थी। कमरे के अंदर डॉक्टर पहले से ही मौजूद थी, एक सौम्य मुस्कान और अनुभव भरी आंखों के साथ। दादी ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी बच्ची कुछ दिनों से बहुत थकीदकी सी रहती है। कुछ भी खाती है तो उल्टी हो जाती है, और अब तो कुछ भी करने का मन नहीं करता इसका। डॉक्टर ने हल्के से सिर हिलाया और फिर कुछ सधे हुए हाथों से आन्या का चेकअप शुरू किया। आन्या चुपचाप बैठी रही, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी डॉक्टर को देखती तो कभी दादी को, जैसे वो हर किसी के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट्स और कुछ शुरुआती टेस्ट्स की नजर डाली, फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोली, दादी जी, आप परेशान मत होइए। शायद जो मैं सोच रही हूँ, अगर वो सच निकला तो ये एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, लेकिन शब्दों के पीछे छुपा मतलब दादी जी समझ चुकी थी। उनकी आंखें कुछ पल के लिए फैल गईं और होंठ कांपने लगे। क्या? उन्होंने बहुत धीमे से पूछा, जैसे खुद से भी पूछ रही हूं। उनके दिल में एक सन्नाटा सा फैल गया और अगले ही पल वो तुरंत अपना हाथ आन्या के सिर पर रख देती हैं, जैसे उसे किसी अनजाने तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हूं। आन्या अब भी कुछ नहीं समझ पाई थी। वो बार बार डॉक्टर की आंखों में देखती, फिर दादी की ओर। दादी, क्या हुआ? उसने बहुत मासूमियत से पूछा, लेकिन दादी जी सिर्फ मुस्कुरा दी। एक वो मुस्कान जो किसी माँ की तरह होती है, जिसमें सैकड़ों सवालों के जवाब छुपे होते हैं, पर एक भी सवाल जुबान पर आने नहीं दिया जाता। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। उन्होंने बस इतना कहा और उसका सिर सहला दिया। आन्या ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अब भी कुछ उलझी हुई थी, क्योंकि उसकी उम्र ही क्या थी। उसकी मासूम सोच इतनी गहरी बातों को कैसे समझ पाती। आन्या चुपचाप दादी जी के साथ हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर बनी एक लंबी बेंच पर बैठ गई। अस्पताल की ठंडी दीवारों और एंटीसेप्टिक की गंध के बीच वो और दादी एक कोने में बैठी, जैसे वक्त से छुप रही हूं। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर आन्या ने धीरे से दादी जी की ओर देखा और मासूमियत भरी आवाज में पूछा, दादी जी, डॉक्टर क्या कह रही थी? मुझे कुछ हुआ है क्या? दादी ने उसकी तरफ देखा। वो वही आंखें थी जो हर बार झूठ बोलते हुए नम हो जाती थी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकावट है। डॉक्टर ने कहा है, थोड़ा आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। आन्या ने एक हल्की सी सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी थोड़ा घबराया हुआ था। उधर कुछ दूरी पर हॉस्पिटल के ही एक कोने में कोई और भी खड़ा था, जो पूरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो थी मायरा, एक बड़ी सी सनग्लासेस, स्टाइलिश ड्रेस और नकली चिंता के पीछे छुपी एक खतरनाक मुस्कान। डॉक्टर की बातों को सुनते ही उसके चेहरे पर एक टेढ़ी कुटिल मुस्कान उभर आई थी। ओह, तो ये खबर है, उसने बहुत धीमे से खुद से कहा, जैसे उसे अब वो हथियार मिल गया हो जिससे वो अपना गेम खेल सकती है। उसकी आंखों में अब कोई बहन का प्यार नहीं था, बस एक मकसद था, एक प्लान जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। तो क्या मायरा सच में अपनी ही बहन को मोहरा बनाकर रचने वाली है एक खतरनाक चाल? क्या रुद्रवीर को ये सच्चाई कभी पता चलेगी? और क्या दादी जी उस काली साजिश की आहट पहचान पाएंगी जो उनकी मासूम आन्या की तरफ बढ़ रही है? जानने के लिए सुनते रहिए शैडो ट्रूथ, जहां हर सच के पीछे छुपा है एक गहरा अंधेरा।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए रहस्य और एक नई चाल के साथ। तब तक के लिए बाय और ख्याल रखिए।